नमस्कार। आज क्लास 11 का राजनीति विज्ञान का भाग 2 का 10वां चैप्टर जिसका नाम है विकास को शुरू करने वाले हैं। ध्यान से देखिए। भारत की किस श्रेणी में रखा जाता है? विकासशील। इंग्लैंड में फेबियन समाज की स्थापना कब हुई? 1884। राजनीतिक विकास की धारणा मुख्यतः किस परंपरा की देन है? उदारवादी। भारत ने नेहरू के नेतृत्व में विकास के किस प्रतिमान को अपनाया? लोकतांत्रिक समाजवादी। बाजार अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है? मुक्त व्यापार पर। किसका आधार प्रकृति का पोषण होना चाहिए, शोषण नहीं? विकास। राजनीतिक अल्प विकास के सिद्धांत में फ्रैंक का ध्यान किन देशों पर केंद्रित है? लैटिन अमेरिकी देश। भारत में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ वन क्षेत्र बचाने हेतु। 1991 की विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार विकास का लक्ष्य है कि जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर आधारित है वन क्षेत्र को बचाने हेतु। 1991 की विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार विकास का लक्ष्य है कि जीवन गुणवत्ता बढ़ाई जाए। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर आधारित है कल्याणकारी राज्य। लघुत्तरीय प्रश्न। आप विकास से क्या समझते हैं? क्या विकास की प्रचलित परिभाषा से समाज के सभी वर्गों को लाभ होता है? उत्तर, लोगों की प्रगति, कल्याण, उन्नति, बेहतर जीवन से। हालांकि वर्तमान भौतिक युग में विकास शब्द का प्रयोग प्रायः आर्थिक विकास की दर में वृद्धि तथा समाज के आधुनिकीकरण के संबंध में होता है, परंतु विकास की यह प्रचलित परिभाषा काफ़ी संकीर्ण है। विकास को पहले से निर्धारित लक्ष्यों या उद्योग, बांध, अस्पताल जैसी परियोजनाओं को पूरा करने से जोड़कर देखा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज के व्यापक नज़रिए से विकास का काम नहीं हो सकता। इस प्रक्रिया के द्वारा समाज के कुछ हिस्से लाभान्वित होते हैं और बाकी लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्हें बिना किसी भरपाई के अपने घर, जमीन, रोजगार आदि सब कुछ खोना पड़ता है। ऐसा देखा जाता है कि विकास के ज़्यादातर फायदे को ताकतवर लोग हथिया लेते हैं तथा उसकी कीमत अति दरिद्रों तथा आबादी के सुरक्षित हिस्से को चुकानी पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन, जिस तरह का विकास अधिकतर देशों में अपनाया जा रहा है उससे पड़ने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव की चर्चा कीजिए। विकास का जो मॉडल ज़्यादातर देशों में अपनाया जा रहा है उसकी वजह से समाज तथा पर्यावरण को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। पर्यावरणीय प्रभाव। विकास की वजह से अनेक देशों में पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसके परिणामों को विस्थापित लोग समेत पूरी आबादी महसूस करने लगी है। वनों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, जिसके कारण भूमंडलीय ताप बढ़ने लगा है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से आर्कटिक तथा अंटार्कटिक ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है, जिससे बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। वायु प्रदूषण एक अलग गंभीर समस्या है, लेकिन संसाधन के अविवेकशील उपयोग का वंचितों पर तात्कालिक और अधिक तीखा प्रभाव पड़ता है। जंगलों के नष्ट होने से उन्हें जलावन की लकड़ी, जड़ी बूटी और आहार आदि मिलने में कठिनाई होती है।
नदियों तालाबों के सूखने और भूमिगत जल स्तर गिरने के कारण औरतों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। सामाजिक प्रभाव, विकास की वजह से बड़ी संख्या में लोगों का उनके घरों और क्षेत्रों से विस्थापन हुआ। विस्थापन के कारण लोग अपने आजीविका को खो बैठे, जिससे वे और भी दरिद्र हो गए। अगर ग्रामीण क्षेत्रीय समुदाय अपने परंपरागत पेशे और क्षेत्र से विस्थापित होते हैं तो वे समाज के हाशिए पर चले जाते हैं। इसके पश्चात वे शहरी और ग्रामीण गरीबों की बड़ी आबादी में सम्मिलित हो जाते हैं। लंबी अवधि में अर्जित परंपरागत कौशल नष्ट हो जाते हैं, जिससे संस्कृति भी नष्ट होती है, क्योंकि जब लोग नई जगह पर जाते हैं तो वे अपनी पूरी सामुदायिक जीवन विपत्ति खो बैठते हैं। विकास की प्रक्रिया ने किन नए अधिकारों के दावों को जन्म दिया? विकास की प्रक्रिया ने निम्नलिखित अधिकारों के दावों को जन्म दिया। लोगों को यह अधिकार प्राप्त है कि उनके जीवन के भविष्य के लिए जाने वाले निर्णयों में उनसे सलाह ली जाए। दूसरा, आदिवासी और आदिम समुदाय नैसर्गिक संसाधनों के उपयोग के परंपरागत अधिकारों का दावा कर सकते हैं। तीसरा, लोगों को आजीविका का अधिकार भी प्राप्त है। इसके लिए वे सरकार से अपनी आजीविका के स्रोत पर खतरा पैदा होने पर इसका दावा कर सकते हैं। विकास के बारे में निर्णय समान हित को बढ़ावा देने के लिए किए जाए। यह करने में अन्य प्रकार की सरकारों की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लाभ क्या हैं? उत्तर, इनमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार की अपेक्षा लोकतांत्रिक सरकार विकास के बारे में जो भी निर्णय लेती है वह निर्णय समान हित को बढ़ावा देने वाले माना जाता है। दरअसल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का काम जनसमूहों के अनेक तबकों की प्रतिस्पर्धात्मक मांगों को पूरा करने के साथ ही वर्तमान और भविष्य की दावेदारियों के मध्य संतुलन काम करना होता है। लोकतांत्रिक सरकार अन्य प्रकार की सरकारें हैं जैसे तानाशाही के मध्य यही अंतर है कि लोकतंत्र में संसाधन को लेकर विरोध या बेहतर जीवन के बारे में विभिन्न विचारों के द्वंद्व को हल विचार विमर्श और सभी अधिकारों के प्रति सम्मान के जरिए होता है। लोकतांत्रिक सरकार और अन्य प्रकार की सरकारें जैसे तानाशाही मध्य यही अंतर है कि लोकतंत्र में संसाधनों को लेकर विरोध या बेहतर जीवन के बारे में विभिन्न विचारों के द्वंद्व का हल विचार विमर्श और सभी अधिकारों के प्रति सम्मान के नजरिए होता है। यद्यपि तानाशाही में इस तरह के फैसले उच्चता से थोपे जाते हैं। इस तरह लोकतंत्र में बेहतर जीवन हासिल करने में समाज का हर व्यक्ति साझेदार है और विकास की योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन के तरीके ढूंढने में भी हर एक व्यक्ति शामिल होता है। दूसरे की बनाई योजना का अनुसरण करने, योजना तैयार करने, भागीदार होने अंतर है ये क्योंकि इसमें आपकी विशेष ज़रूरतों से अवगत होने की गुंजाइश कम होती है। लोकतांत्रिक देशों के निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लोगों के अधिकार पर बल दिया जाता है। भागीदारी सुनिश्चित करने का एक प्रस्तावित रास्ता स्थानीय विकास योजनाओं के बारे में निर्णय स्थानीय निर्णयकारी संस्थाओं को लेने देना, स्थानीय निकायों के अधिकार तथा संसाधन बढ़ाने की वकालत इसलिए की जाती है कि क्योंकि इससे लोगों को अत्यधिक प्रभावित करने वाले मामलों पर लोगों से परामर्श हो पाता है तथा समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाली परियोजनाओं को रद्द करना संभव हो पाता है। यहाँ तक कि योजना बनाने और नीतियों के निर्धारण में संलग्नता से लोगों
के लिए अपनी ज़रूरतों के मुताबिक संसाधनों के उपयोग की भी गुंजाइश बनती है। लोकतंत्र से अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की सरकार में इन सब बातों की संभावना नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, विकास से होने वाली सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति के प्रति सरकार को जवाबदेह बनाने में लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन कितने सफल रहे हैं? ऐसे आंदोलन कभी कभी ही सफल हो पाते हैं, आंशिक रूप से ही सफल हो पाए हैं। इस संदर्भ में पहला उदाहरण नर्मदा बचाओ आंदोलन को दे सकते हैं। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के द्वारा बनने वाले बांधों के निर्णय के खिलाफ विस्थापित लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। बड़े बांधों में इन समर्थकों का दावा किया जाता है कि इससे बिजली पैदा होगी, काफ़ी बड़े इलाके में ज़मीन की सिंचाई में मदद मिलेगी, सौराष्ट्र में कच्छ के रेगिस्तानी इलाकों को पेयजल भी उपलब्ध होगा। ऐसे बांधों के विरोधियों द्वारा इन दावों का खंडन किया जाता है। विरोधियों का तर्क है कि इस परियोजना के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, उनकी आजीविका उनसे छीन गई है। इन विरोधियों का यह भी कहना है कि विशाल जंगली भूभाग के बांधों में डूब जाने से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ सकता है। विरोधियों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को सरकार पर जबरदस्त दबाव पड़ा। अंत रूप में यह कहा जा सकता है कि बांध की ऊंचाई सीमित करने में आंदोलनकारियों को कुछ हद तक सफलता मिली और विस्थापित लोगों के पुनर्वास की भी व्यवस्था की जा रही है। इस संदर्भ में दूसरा आंदोलन चिपको आंदोलन है, जो भारत में हिमाचल के वन क्षेत्र को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस आंदोलन के द्वारा वहां वनों की कटाई पर काफ़ी हद तक रोक लग पाई। इन आंदोलन ने विकास से होने वाली सामाजिक पर्यावरणीय क्षति के प्रति सरकार को जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद। चैप्टर समाप्त हुआ।